हाय एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो बच्चा, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट्स। ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। इस चैप्टर की 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रीवियस वीडियोस का लिंक डाल दूंगी। पहले प्रीवियस 2 वीडियोस देख लो, देन इस वीडियो पर आना ताकि चीजों को रिलेट कर पाओ। आज हम लोग हमारे 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने जो ये इकोनॉमिक प्लानिंग करी थी, इतने प्लान्स बनाए थे, इतने गोल सेट करे थे, इस प्लानिंग के क्या फीचर्स थे, फीचर्स ऑफ प्लानिंग। देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई इस प्लानिंग के थ्रू हम लोगों ने क्या अचीव करा, अचीवमेंट्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। एंड देन एट द एंड हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारी प्लानिंग के क्या क्या फेलियर्स थे, हमारी प्लानिंग के थ्रू हम लोग क्या अचीव ना कर पाए। तो ये सारी चीजें डिस्कस करके हम लोग हमारे चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे। सेकेंड थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज दैट कि देखो, हो सकता है आप सब लोग अलग अलग बुक्स फॉलो करते हो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टी.आर. जैन फॉलो कर रहे हैं, कुछ एनसीईआरटी, कुछ संदीप गर्ग। तो हो सकता है कोई टॉपिक माइट बी पॉसिबल कि किसी बुक के अंदर चैप्टर 2 के अंदर है और वो सेम टॉपिक किसी बुक के अंदर चैप्टर 3 के अंदर है। तो ऐसा हो सकता है। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक तो हुआ ही नहीं। तो कोई बात नहीं, वो टॉपिक हमारा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कवर हो जाएगा। एक बार जब पूरी की पूरी हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, देन यू विल गेट टू नो कि हम लोगों ने हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। जो भी हमारा लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारे ही टॉपिक्स कराऊंगी, कोई टॉपिक स्किप नहीं करेंगे हम लोग। तो एक बार जब यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तब आप देखोगे सारे टॉपिक्स आपके कवर हो गए। तो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसकी बिल्कुल टेंशन मत लेना। अभी शुरू करते हैं हम लोग हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991। देखो, आप सबको पता है कि प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ था। प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था ईयर 1950 के अंदर और हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था 1951 के अंदर। बट ईयर 1991 के अंदर बेटा न्यू पॉलिसीज आ गई थी जिन्हें बोला गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। क्या कहते हैं इन्हें? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। ईयर 1991 के अंदर न्यू पॉलिसीज आई थी, पॉलिसीज में चेंजेस हुए थे जिन्हें बोला गया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। यहां पर पॉलिसी आई थी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की, जो हम लोग हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा यहां पर हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों ने जितनी भी पॉलिसीज बनाई थी, कब से कब तक, 1951 से 1991 तक, इन 40 ईयर्स के अंदर हम लोगों ने जितनी भी पॉलिसीज बनाई थी, जितने भी प्रोग्राम सेट करे थे, उनके क्या फीचर्स थे। 1991 के बाद की हम लोग बात नहीं कर रहे, क्योंकि 1991 के अंदर क्या आ गई? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। किसकी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की, जिनकी बातें हम लोग हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर करेंगे। तो 1951 से 1991 के बीच में हमारी जितनी भी पॉलिसीज थी, जितनी भी हमारी प्लानिंग थी, उसके क्या फीचर्स थे। तो फर्स्ट फीचर है हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, कि भाई हम लोग पब्लिक सेक्टर पर रिलाय कर रहे थे। हम लोग पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट थे। देखो, इसका रीजन मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था। हम लोग आजाद हुए थे ब्रिटिशर्स से। ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को कैसा बना दिया था? बैकवर्ड और स्टेगनेंट। और इतनी बैकवर्ड, इतनी स्टेगनेंट इकोनॉमी को क्या हम प्राइवेट सेक्टर के भरोसे छोड़ सकते हैं? देखो, प्राइवेट सेक्टर के पास में इतना पैसा भी नहीं था कि वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके कंट्री को ग्रो कर सके। प्लस प्राइवेट सेक्टर सिर्फ और सिर्फ खुद के प्रॉफिट के बारे में सोचता है। प्राइवेट सेक्टर का मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमारे पॉलिटिशियंस ने सोचा, हमारे प्लानिंग कमीशन ने सोचा कि भाई हम तो पब्लिक सेक्टर पे डिपेंडेंट रहेंगे, पब्लिक सेक्टर का सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्सक्लूसिवली 17 इंडस्ट्रीज जो थी वो सिर्फ और सिर्फ कौन से सेक्टर पे डिपेंडेंट थी, कौन से सेक्टर के लिए रिजर्व थी? पब्लिक सेक्टर के लिए। कि कुछ 17 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो गवर्नमेंट ने बोल दिया था सिर्फ और सिर्फ कौन सा सेक्टर खोल सकता है? पब्लिक सेक्टर। तो हम लोग सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर पे डिपेंडेंट है? पब्लिक सेक्टर पर। सेकेंड है रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर भी ग्रो कर रहा था, प्राइवेट सेक्टर का भी डेवलपमेंट हो रहा था, बट वो जो डेवलपमेंट था वो रेगुलेटेड था। रेगुलेटेड मतलब प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट पर गवर्नमेंट कड़ी नजर रखती थी। भाई गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर प्राइवेट इंडस्ट्रीज खोलनी है, अगर प्राइवेट इंडस्ट्रीज खोलनी है तो सबसे पहले तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और अगर आपको अपनी इंडस्ट्रीज को एक्सपैंड करना है, कोई नया प्रोडक्ट डालना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो उस पर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे। आपको अलग अलग तरह के रजिस्ट्रेशंस करवाने पड़ते थे, अलग अलग तरह की फॉर्मेलिटीज होती थी। तो प्राइवेट सेक्टर ग्रो तो कर रहा था, उसका डेवलपमेंट तो हो रहा था, बट हमारी पॉलिसीज के अंदर प्राइवेट सेक्टर का जो डेवलपमेंट था वो
रेगुलेटेड था, गवर्नमेंट उसे चेक करती थी, गवर्नमेंट कहती थी कि भाई अगर आपको इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको अलग अलग तरह के रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ेंगे, बिजनेस एक्सपैंड करना है तो उस पर भी बहुत तरह के रिस्ट्रिक्शंस थे। थर्ड है प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। इसके अंदर दो बातें हैं। सबसे पहले है प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। हमारी जो छोटी छोटी सी इंडस्ट्रीज थी इन्हें गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट करा। कैसे प्रोटेक्ट करा? गवर्नमेंट ने बोला कि कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रिजर्व है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए ही रिजर्व हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं जितना भी क्लोथ से रिलेटेड काम था, जितना भी गारमेंट्स वाला काम था, वो गवर्नमेंट ने बोला कि ये सारा काम कौन करेंगे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज करेंगी। जितना भी केमिकल से रिलेटेड काम था वो गवर्नमेंट ने बोला ये भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज करेंगी। और जितना भी लेदर से रिलेटेड काम था वो भी गवर्नमेंट ने बोला कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज करेंगी। तो गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया। इनके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए कुछ इंडस्ट्रीज जो थी वो स्पेसिफिकली रिजर्व कर दी कि भाई ये जो इंडस्ट्रीज है वो स्मॉल स्केल सेक्टर ही खोल सकता है। प्लस गवर्नमेंट ने बोला कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगी? लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करेंगी ताकि लार्ज पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। दूसरा है रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। वो मैंने ऊपर वाले टॉपिक के अंदर बता दिया कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पर गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा रेगुलेशन, बहुत ज्यादा चेक लगा दिया था कि अगर बिजनेस एक्सपैंड करना है तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, अलग अलग तरह के लाइसेंसेस थे, बहुत तरह के रजिस्ट्रेशन करने पड़ते थे। तो गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करा और लार्ज स्केल प्राइवेट इंडस्ट्रीज पर गवर्नमेंट ने क्या लगा दिए? अलग अलग तरह के चेक्स लगा दिए। फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। देखो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जिन्हें हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। इसका मतलब अगर ये इंडस्ट्रीज ग्रो कर जाएंगी तो कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट अपने आप ही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ इंजीनियरिंग गुड्स। कौन से गुड्स? इंजीनियरिंग गुड्स। अगर इंजीनियरिंग गुड्स का प्रोडक्शन होगा, ऐसी इंडस्ट्रीज प्रमोट होंगी तो भाई इंजीनियरिंग गुड्स तो बहुत जगह काम में आते हैं, तो अपनी कंट्री अपने आप ही ग्रो करेगी, बाकी इंडस्ट्रीज अपने आप ही ग्रो करेंगी। फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आज हमारे घर में कौन सी ऐसी चीज है भाई जिसमें ये आयरन और स्टील काम में नहीं आता? हर चीज के अंदर ये आयरन और स्टील काम में आता है। तो अगर आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी तो बाकी कई प्रोडक्ट्स तो अपने आप ही डेवलप हो जाएंगे, बाकी कई इंडस्ट्रीज तो अपने आप ही ग्रो कर जाएंगी। तो कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज, इंजीनियरिंग आइटम्स, मशीन से बनाने से रिलेटेड चीजें, इस तरह की इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने एनकरेज करा। इनके डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया। फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। देखो हमारी प्लानिंग के अंदर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पे बहुत फोकस किया गया कि लोगों को बोला गया आप ज्यादा से ज्यादा सेव करो। अब हम लोग ज्यादा से ज्यादा कब सेव करेंगे? हम बैंक के अंदर अपना पैसा कब सेव करते हैं? जब बैंक हमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे, एक अच्छा खासा इंटरेस्ट दे। तो उस टाइम पर इंटरेस्ट की रेट्स को एक्सटेंड कर दिया, इंटरेस्ट की रेट्स को इंक्रीज कर दिया कि भाई अगर ज्यादा इंटरेस्ट लोगों को मिलेगा तो लोग बैंक में पैसा ज्यादा डिपॉजिट करवा के रखेंगे, अपनी सेविंग्स ज्यादा रखेंगे और उसी पैसे को फ्यूचर में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज किया गया क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज होते हैं तो कंट्री के अंदर इनकम अपने आप ही इंक्रीज हो जाती है। ऐसा हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है। सिक्स्थ है प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन ट्रेड। जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, जो हमारी कंट्री की इंडस्ट्रीज थी, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, उन्हें फॉरेन ट्रेड से प्रोटेक्ट किया गया। देखो हमारी जो इंडस्ट्रीज थी कैसे प्रोडक्ट्स थे? हमारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे। कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट बनाती थी, वो भी हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे। तो ऐसे प्रोडक्ट्स हो सकता है फॉरेन कॉम्पिटिशन फेस ना कर पाते। बाहर से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो मशीन मेड है, बहुत अच्छा है, हो सकता है चीप रेट्स पर आ रहा हो और हमारा प्रोडक्ट उनके सामने सर्वाइव ही ना कर पाए। तो गवर्नमेंट ने सोचा भाई हमें तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है फॉरेन कंपटीशन से। तो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया कि अगर हम लोग कोई चीज इंपोर्ट कर रहे थे, दूसरी कंट्रीज से मंगा रहे थे, तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा लगा दी। इंपोर्ट ड्यूटी मतलब इंपोर्ट करने पे जो टैक्स लग रहा है वो बहुत ज्यादा लगा दिया ताकि हम इंपोर्ट कम से कम कर सकें और हम किसका प्रोडक्ट खरीदें? हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट खरीदें ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज भी ग्रो कर सके। सेवेंथ, फोकस ऑन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। देखो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या होता है कि जो चीज हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं सेम वैसा का वैसा प्रोडक्ट, उसी का सब्सटीट्यूट हम लोग हमारी ही कंट्री के अंदर बना लें ताकि हमें इंपोर्ट ही ना करना पड़े। जो चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं चलो एग्जैक्टली वैसा ना बने, एटलीस्ट उसका क्लोज सब्सटीट्यूट तो हम लोग खुद बना सकते हैं ना, ताकि हमें इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े। तो गवर्नमेंट ने उस टाइम पर हमारी प्लानिंग के अंदर बोला कि हम लोग तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करेंगे। हमारी प्लानिंग के अंदर हम लोगों ने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पर ध्यान दिया ताकि हमें इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े। भाई इंपोर्ट करते हैं तो हमें दूसरों देशों को पे करना पड़ता है और हमारा
फॉरेन एक्सचेंज जाता है तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज को बचाने के लिए, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए हम लोगों ने क्या करा, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। ये सारी चीजें क्या है, फीचर्स है कि क्या क्या करा था हम लोगों ने हमारी प्लानिंग के अंदर। फिर रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कोई बाहर की कंट्री अगर हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो इसका मतलब तो एक तरह से यही हो गया कि हमारे यहाँ पर कोई एमएनसी खुल रही है, मल्टीनेशनल कंपनी खुल रही है। अगेन अगर कोई फॉरेन कंट्री हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट कर रही है, अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर रही है, तो भाई अगर एमएनसीज आ जाएंगी तो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तो अपने आप ही ठप हो जाएंगी, वो तो चलेंगी नहीं, उनकी ग्रोथ तो कहीं ना कहीं वहीं रुक जाएगी। हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट को कौन पूछेगा। और ये जो एमएनसीज वगैरह होती है ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक भी यूज नहीं करती है। कौन सी टेक्निक यूज करती है, कैपिटल इंटेंसिव, तो ये एम्प्लॉयमेंट भी इतना प्रोवाइड नहीं करती। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई एफडीआई पे नजर रखेंगे हम लोग, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम से कम रखेंगे। हाँ ये कर सकते हैं कि हम लोग दूसरी कंट्रीज से लोन ले ले ताकि हम लोग हमारी इंडस्ट्रीज को एक्सपैंड कर सके उस लोन की हेल्प से। नेक्स्ट लास्ट है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। भाई हमारी प्लानिंग के अंदर हम लोगों ने ये मेक श्योर करा, देखो एक तो प्लान्स बनते हैं स्टेट लेवल पर, ठीक है, स्टेट लेवल पर, और मेन जो प्लान बनता है वो कहाँ बनता है, सेंट्रल लेवल पर। तो गवर्नमेंट ने ये मेक श्योर करा कि भाई जो स्टेट के प्लान्स हैं वो सेंट्रल के साथ में मैच करें। ऐसा ना हो स्टेट अलग डायरेक्शन में जा रहा है, सेंट्रल अलग डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। हमें सेंट्रल की गाइडलाइंस को फॉलो करना था, स्टेट के हिसाब से नहीं चलना था। स्टेट जो भी प्लान्स और पॉलिसीज बना रहा था वो ये मेक श्योर रहे कि वो सेंट्रल के साथ में मैच करे। तो हमें सेंट्रल की प्लान्स और पॉलिसीज के अकॉर्डिंग हम लोगों ने वर्क करा हमारी प्लानिंग के अंदर। तो ये सब क्या थे, फीचर्स थे। हम लोगों ने जितनी भी पॉलिसीज बनाई, जितने भी प्लान सेट करे फ्रॉम ईयर 1951 टू ईयर 1991। अब आगे बात करते हैं कि हम लोगों ने हमारी प्लानिंग के थ्रू क्या अचीव करा, हमारी क्या सक्सेस थी, हमारे क्या अचीवमेंट्स थे। तो देखो हमारे प्लान्स के थ्रू हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हुई। नेशनल इनकम इंक्रीज होगी अगर कंट्री के अंदर आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, हम लोग प्रोडक्शन अगर इंक्रीज कर देते हैं। आपको पता है उस टाइम पर हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज करा था। कैसे करा था, हम लोगों ने HYV सीड्स यूज करे थे, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा खोली गई, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज खोली गई, तो उसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर का आउटपुट इंक्रीज हुआ। तो अगर कंट्री के अंदर आउटपुट इंक्रीज हो रहा है मतलब कंट्री का जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज होगी। तो ये हमारा एक अचीवमेंट था। सेकेंड, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। अगर इसी नेशनल इनकम को, पूरी कंट्री की जो इनकम आ रही है नेशनल इनकम, अगर इसी को हम लोग हमारी पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई पर पर्सन की इनकम कितनी है। तो जो पर हेड की इनकम है वो भी इंक्रीज हुई थी, पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हुई थी। हम लोगों ने फोकस करा कि भाई कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग सेव करें, और सेविंग्स को कैसे एनकरेज करा, बैंक्स ने लोगों को ज्यादा रेट पर इंटरेस्ट दिया, ज्यादा इंटरेस्ट दिया तो लोग एनकरेज हुए, लोगों ने बैंक्स के अंदर अपना पैसा सेव करा, तो सेविंग्स भी इंक्रीज हुई, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हुए। और एक बार अगर किसी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज होते हैं, अगर आप कहीं पर पैसा लगाओगे, पैसा इन्वेस्ट करोगे, तो डेफिनेटली आपको उस पैसे से रिटर्न मिलेगा। तो अगर इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हुए तो डेफिनेटली कंट्री की नेशनल इनकम अपने आप इंक्रीज हुई। फोर्थ, इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल चेंजेस इन एग्रीकल्चर। भाई एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आए थे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ाया था कि पहले चलता था जमींदारी सिस्टम। कौन सा सिस्टम चलता था, जमींदारी सिस्टम चलता था, जहां पर जमींदार होते थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे, जो बेचारे टिलर्स ऑफ द सॉइल को, जो लैंडलेस फार्मर्स थे, इन्हें बहुत परेशान करते थे, इनसे बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे, लैंड रेवेन्यू लेते थे। तो भाई ये जो जमींदारी सिस्टम था इसे खत्म किया गया। ये एग्रीकल्चर के अंदर चेंज आया था। एक एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हुआ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मतलब मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर हम लोगों ने HYV सीड्स यूज करे, जिनकी वजह से व्हीट और राइस की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई थी। नई नई इरिगेशन की फैसिलिटीज आई। तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इंस्टीट्यूशनल चेंज तो क्या था कि भाई ये जमींदारी सिस्टम हट गया था। किसानों के लिए बहुत सारे कॉल सेंटर्स एस्टैब्लिश हुए, किसानों को क्रेडिट प्रोवाइड करा गया चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ताकि वो अपना गुजारा अच्छे से चला सके, अच्छे से उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। टेक्निकल चेंजेस मैंने बता ही दिया, मॉडर्नाइजेशन हुआ, इरिगेशन की फैसिलिटीज आई, तो इनकी वजह से भी एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। भाई इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हुई, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज खुली। डाइवर्सिफिकेशन ऐसे कि हम लोग सिर्फ नॉर्मल कंज्यूमर गुड्स तक ही सीमित नहीं थे, हम अलग अलग तरह के कैपिटल गुड्स बनाने लगे। फॉर एग्जांपल केमिकल्स की इंडस्ट्रीज खुली, फर्टिलाइजर्स की इंडस्ट्रीज खुली, लेदर की इंडस्ट्रीज खुली, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खुली। इंडस्ट्रीज का डाइवर्सिफिकेशन हुआ। अपने आप इंडस्ट्रियल सेक्टर का अगर GDP ग्रो करेगा तो कंट्री की ग्रोथ होगी। तो ये भी क्या था, हमारा अचीवमेंट था हमारी प्लानिंग का।
देन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या आ जाती है, हमारी बैंकिंग फैसिलिटीज आ जाती हैं। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाती हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड फैसिलिटीज। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम बोलते हैं, वाटर सप्लाई हमारी यहाँ पर आ गई, रोड्स, डैम्स, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब किसके अंदर आती हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। और हमारी प्लानिंग के थ्रू हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करा, जो डायरेक्टली लिंक्ड होता है डेवलपमेंट से। अगर हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा कि भाई ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज अच्छी हो गई, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज अच्छी हो गई, रोड्स बन गए अच्छे खासे, डैम्स बन गए, और बहुत सारी बैंकिंग इंश्योरेंस की फैसिलिटीज अगर अच्छी हैं, पावर जनरेशन अच्छे से हो रहा है, तो कंट्री अपने आप ही ग्रो करेगी, कंट्री का डेवलपमेंट अपने आप ही होगा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या आया कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा हुआ, ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स और कॉलेजेस खुले। और कल वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि क्या हुआ, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है बेसिक एजुकेशन। तो गवर्नमेंट ने ये मेक श्योर करा कि जितने भी बच्चे हैं बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स उन्हें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स खोले ताकि सब लोगों को एजुकेशन मिले। तो एजुकेशन का स्टैंडर्ड इंक्रीज हुआ, हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंक्रीज हुई, ताकि हमारी कंट्री का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो सके। भाई अगर लोग पढ़े लिखे होंगे, लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, तो कंट्री का डेवलपमेंट अपने आप होगा, कंट्री की ग्रोथ अपने आप होगी। एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जनरेट हुई, इतनी सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खुली। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खुलती हैं तो आसपास के कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, कितनी सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं। जितनी भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज खुली वो भी बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर रही थी। तो कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट का लेवल इंक्रीज हुआ, ये भी हमारा एक अचीवमेंट था। और लास्ट हमारी इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज हुई। देखो याद करो, ब्रिटिशर्स जब आ गए थे तो ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को क्या बना दिया था, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। क्या बना दिया था, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। जब ब्रिटिश रूल हम पर चल रहा था तब हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते थे, फॉर एग्जांपल कॉटन, जूट, इंडिगो जिसे हम लोग नील कहते हैं। और ये सारी चीजें ब्रिटेन के अंदर काम में आती थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर। वो हमारे इस रॉ मटेरियल की हेल्प से फिनिश्ड गुड्स बनाते थे और लाके हमें ही बेचते थे। तो हम एक्सपोर्टर तो बन गए थे प्राइमरी प्रोडक्ट्स के और इंपोर्टर बन गए थे फिनिश्ड गुड्स के, इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। बट धीरे धीरे हमारी प्लानिंग की हेल्प से ये सारी चीजें चेंज हुई। आज हम एक्सपोर्टर हैं बहुत सारे फिनिश्ड गुड्स के, इवन हम लोग इंजीनियरिंग गुड्स को भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारी प्लानिंग की हेल्प से ही हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इतना इंप्रूवमेंट हुआ कि ब्रिटिशर्स ने हमें बना दिया था एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। अब हम लोग आज की डेट में बहुत सारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज को। तो ये सारे क्या थे, हमारे अचीवमेंट्स, हमारी सक्सेस जो हम लोगों ने हमारी प्लानिंग के थ्रू अचीव करी। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ ईयर 1951 से 1991 तक की, क्योंकि 1991 के अंदर सब कुछ बदल गया था। 1991 के अंदर आ गई थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, NEP, पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। अब बात करते हैं यार, इतनी अच्छी प्लानिंग के बावजूद भी हमारी प्लानिंग के क्या क्या फेलियर्स थे। तो भाई इतनी प्लानिंग के बाद में भी हमारी कंट्री के अंदर पॉवर्टी कम नहीं हुई, हमारी कंट्री के अंदर पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। देखो जब अचीवमेंट्स की बात करते हैं तब आपको तारीफ लिखनी है, कैसे भी करके बहुत अच्छा लिखो। जब फेलियर्स की बात करोगे तो आपको जम के बुराई करनी है। तो हमारी कंट्री के अंदर इतनी अच्छी प्लानिंग के बावजूद भी पॉवर्टी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। और उसका पता है मेन रीजन क्या है, कि हमारी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, पॉपुलेशन डे बाय डे ग्रो करती जा रही है। वही पिज्जा वाला एग्जांपल दूं कि भाई एक पर्सन है, एक पिज्जा है, पूरा खा लेगा। 2 लोग हैं, आधा आधा खा लेंगे। 4 लोग हैं, ठीक है, 1/4 खा लेंगे। अब अगर 5, 6, 7, 8 लोग हैं तो एक पिज्जा से तो नहीं चलेगा ना। तो वही ये कंट्री की पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज होती जा रही है, बट रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, जॉब्स तो लिमिटेड हैं। तो लोगों को खाने को कैसे मिलेगा, लोगों को जॉब्स नहीं मिलेगी। कंट्री के अंदर पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। इतना प्लानिंग के बाद में भी हमारी प्लानिंग का एक फेलियर है। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब चीजों की प्राइसेस कंटिन्यू इंक्रीज होती हैं उसे हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। हिंदी में हम लोग इसे बोलते हैं महंगाई। क्या कहते हैं, महंगाई। तो हमारी कंट्री के अंदर महंगाई बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा महंगाई है कि बेचारा जो पुअर है, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वो अपनी लाइफ की कई बार बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर पाता।
अनएम्प्लॉयमेंट आपको मैंने बता ही दिया, इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अगेन रीज़न सेम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, जॉब्स तो लिमिटेड हैं, हर किसी को थोड़ी ना जॉब्स मिल जाएंगी। और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी कैसा है, डिग्री ओरिएंटेड। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस पर फोकस नहीं करता कि लोगों की स्किल्स इंक्रीज हों ताकि उन्हें आगे चलकर काम मिल सके, वो सिर्फ डिग्री देता है। तो बहुत सारे डिग्री होल्डर्स हैं जो अनएम्प्लॉयड है, जिन्हें काम नहीं मिल रहा, तो ये हमारी प्लानिंग का एक फेलियर है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो अर्बन एरियाज की बात करें तो आप बोलोगे कि भाई सब कुछ है, अच्छी पावर फैसिलिटी है, अच्छी वाटर फैसिलिटी है, रोड्स वगैरह प्रॉपर बनी हुई है। आज आप गांव के अंदर जाके देखो, किसी विलेज के अंदर जाओ या फिर एकदम रिमोट एरिया के अंदर जाओ, वहां पर स्टिल आपको वाटर सप्लाई नहीं मिलेगी, आपको वहां पर अच्छी रोड्स नहीं मिलेंगी, अच्छे वहां पर आपको बैंक्स वगैरह की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, स्कूल्स नहीं मिलेंगे, बहुत दूर दूर तक बच्चे स्कूल जा ही नहीं पाते, बोलते हैं कि भाई स्कूल्स ही नहीं है, जाए कहाँ, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है। तो स्टिल बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं हमारी कंट्री के अंदर जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी बहुत लो है, और इसी की वजह से वो एरियाज ग्रो नहीं कर पा रहे, उनका डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं हो पा रहा। स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन, भाई हमारी कंट्री दो पार्ट्स में बट चुकी है। एक तो है दोज हु हैव्स, कौन, दोज हु हैव्स, और एक है दोज हु डोंट हैव्स, दोज हु डोंट हैव, मतलब एक वो लोग हैं जिनके पास में सब कुछ है, इसके अंदर आ जाता है हमारी सोसाइटी का रिचर सेक्शन। एक वो लोग हैं जो अपनी लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे, जिसे हम लोग बोलते हैं वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो हमारी प्लानिंग के बावजूद भी हमारी जो सोसाइटी है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इनइक्वालिटी हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है, और इनके बीच का गैप धीरे धीरे बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, ये लोग तो अफोर्ड करते हैं, ये तो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं, ये अपनी इनकम के लिए अलग अलग सोर्सेज ढूंढ लेते हैं, बट इतने इन्फ्लेशन की वजह से अपनी लाइफ की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर पाता ये सेक्शन, और ये धीरे धीरे और डाउन जाता जा रहा है। तो ये जो इनके बीच का गैप है ये डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। दिस इज नोन एज स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन। इसे मैं बोल सकती हूँ इनइक्वालिटी, क्या कह सकती हूँ, इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो आज हम लोगों ने क्या क्या चीजें डिस्कस करी। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस करा कि हमारी प्लानिंग के क्या फीचर्स थे, देन हम लोगों ने हमारी प्लानिंग के थ्रू क्या अचीव करा, क्या हमारी सक्सेस थी, एंड हमारी प्लानिंग के क्या क्या फेलियर्स रह गए। इसी के साथ में चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। जल्दी से आने वाला है हमारा चैप्टर नंबर 3। अगर कोई टॉपिक इस चैप्टर से रह गया तो वो चैप्टर 3 में कवर हो जाएगा। यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। कभी टॉपिक्स की टेंशन मत लेना। नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है NOI Classes by Neha Jangid. So see you in the next video. Bye for now.